अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम एग्ज़ाम्स जो सॉल्व करेंगे वो है 2014 स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर। ठीक है गाइस। एमसीक्यूज़ हम पहले ही कर चुके हैं इसके। अब हम सेक्शन बी करेंगे। और सेक्शन बी में जैसे कि आप वो देख सकते हैं कि आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन आपका पास हो चुका है 5 मार्क्स का। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल और राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। आपको मालूम है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल जो हैं वो बेसिकली सब टाइप हैं क्वांटिटेटिव डेटा की। ठीक है ना, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं उस डेटा की, ये सब टाइप कहलाती हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। डेफिनेशन बेसिकली डिस्क्रीट की क्या है? जिन्हें आप एज अ होल नंबर काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये होल नंबर है। इसी तरह आप नंबर ऑफ चेयर भी, नंबर ऑफ डेस्क्स भी काउंट कर सकते हैं। आप कॉलेज की अपनी डेस्क्स काउंट कर सकते हैं। आपके कॉलेज के अंदर कितने दरख्त लगे हुए हैं आप उनको भी कर सकते हैं। और जो काउंटिंग ये होगी वो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इस तरह से होगी। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है। ठीक है ना। इस तरह से कंटिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जिन्हें आप एज अ होल नंबर एक तरह से काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें आपको मेजर करने के लिए किसी न किसी टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने हाइट को मेजर करना है तो वो हाइट जो है वो किसी की 5'4" होगी, किसी की 5'3" होगी, किसी की 5'2" होगी। ठीक है गाइस। इसी तरीके से अगर आपने वेट करना है किसी का तो उसके लिए आपको वेट मशीन चाहिए। अब वो किसी का 75.5 kg हो सकता है, किसी का 70.9 kg हो सकता है। ये नंबर्स आप देख रहे हैं कि होल नंबर्स में आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूस डेटा है। और क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर पॉसिबल है, कोई भी नंबर पॉसिबल का मतलब ये है कि 7.2 भी आ सकता है, 7.3 भी आ सकता है, 7.9 भी आ सकता है। कोई भी नंबर पॉसिबल है। ये आपके पास कंटिन्यूस डेटा होता है। ठीक है। और इसके बरक्स जो आपके पास होता है वो डिस्क्रीट डेटा है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप होल नंबर होते हैं। जो भी चीज़ आप काउंट करेंगे वैसा होल नंबर होगी। ठीक है। होल नंबर आपने देख लिए कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन। एग्जांपल्स भी हमने देख ली, कोई सी भी आप इजीली एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ठीक है गाइस। तो एग्जांपल्स देखें, हाइट ऑफ द पर्सन, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टेम्परेचर्स वगैरह, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और होल नंबर्स में भी आप बहुत सारी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे सिबलिंग्स लिखा हुआ है। ठीक है। और रिजल्ट ऑफ अ डाइस रोल जो कि आप देख सकते हैं वो 6 तक ही होते हैं। सही है ना। सो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली आपके पास द फॉलोइंग डेटा रिफर टू द मंथली वेजेस, सही है, ऑफ 25 वर्कर्स। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग क्लास इंटरवल, आपको क्लास इंटरवल दे दिया गया है। ठीक है। वो 310 से 319 सॉन 320 से 329, इसी तरह बस आपने फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाना है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाने के लिए सबसे आसान तरीका जो होता है, और सादा तरीका वैसे तो आप चाहें तो अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट ऐसा होता है कि अगर आप डेटा को अरेंज कर लें पहले, ठीक है, फिर आप ये काउंटिंग आसान हो जाती है। इसके अंदर भी अगर आप कंफर्टेबल हैं डायरेक्ट टेबल से देख के वैल्यू लिखने में तो भी ठीक है, और अगर आप असेंडिंग डेटा को अरेंज करने के बाद टेबल बनाते हैं तो भी ठीक है। तो जैसे आपको आसानी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, पहले डेटा को अरेंज करूँगा किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद फिर मैं उसका टेबल बनाऊँगा। ठीक है गाइज। सो फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट करके रखा हुआ है डेटा। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लिया। 301 315 18 23 आप देख सकते हैं। आप चाहें तो पहले असेंडिंग में कर लें, ठीक है, और उसके बाद फिर टेबल बना लें, या फिर आप डायरेक्ट इससे टेबल बना सकते हैं। ठीक है। किस तरीके से वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो मुझे गिवन है मैं उसके हिसाब से बनाता हूँ। गिवन क्या है, एक तरह से मेरे पास ये वेजेस गिवन है, सही है, 25 वर्कर्स की मंथली वेजेस है। ठीक है। ये मैं इसको मैं एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है। ये बेसिकली आपके पास है, कहाँ से स्टार्ट होगी, इन्होंने मुझे स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है तो मुझे खुद से सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 310। ठीक है। 310 से 319। ठीक है गाइस। और फिर आगे क्या हो जाएगा, 320, फिर 330, और फिर 340, फिर 350, फिर 360,
और फिर 370, सही है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 380 तक जा रहा है। देखें आखिरी नंबर जो आपके पास 379 है। सो ये आपके पास हो जाएगा, अब यहाँ पे करते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 329। ठीक है गाइस, ये कितना हो जाएगा 339, ये कितना हो जाएगा 349, ये कितना हो जाएगा 359, और ये कितना हो जाएगा 369, और ये कितना हो जाएगा 379। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, फ्रिक्वेंसी बनाता हूँ। फ्रिक्वेंसी में देखते हैं 319 तक, तो ये होगा आपके पास 1 2 3, इसके बाद 293 आ गया, इसका मतलब मैं नहीं लिख सकता, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ठीक है, अगर ये मुझे टैली बनाने का कहते हैं, जो कि नहीं कहा हुआ, तो मैं एक कॉलम टैली का ही बना देता, सही है, जिसमें मैं टैली कर सकता था, इस तरह से लाइनें लगा सकता था कि 3 नंबर से। सो मुझे नहीं कहा हुआ तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ डेटा की। सो गाइज अब मेरे पास हो जाएगा, ये 3 हो गया है, उसके बाद अब कभी मैं मिटा देता हूँ, अगर आपके पेंसिल से आप काम कर लिएगा। उसके बाद 1 2 3, ये तो 31 आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर आ जाएगा, तो इसको मैं काउंट नहीं कर सकता, ये बेसिकली आपके पास 3 आ गया है। ठीक है, सो मैं इसको मिटा देता हूँ फिर से, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 40 आ जाएगा, तो ये इस क्लास के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। सो अभी जो मेरे पास वैल्यू आई है 6 है, यानी डेली वेजेस जिनकी, ये मंथली, जो डेटा मेरे पास था बेसिकली ये था मंथली वेजेस का था। ठीक है, सो 6, यानी आप समझ लें ऐसे हैं मजदूर जिनकी वेजेस जो है वो 330 से 339 के बिटवीन है। आप आगे देखते हैं, सो ये मैं उठा देता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 मजदूर ऐसे हैं जिनकी वेजेस 340 से 349 के बिटवीन है। ठीक है, सो अब बाकी मिला देते हैं। सो 350, 1 2 3, सही है, क्योंकि 363 तो फिर इस क्लास से बाहर चला जाएगा, तो इसका मतलब 3 मजदूर ऐसे हैं जिनकी वेजेस 350 से 359 के बिटवीन है। ठीक है, तो उसके बाद 363, एक मजदूर ऐसा है जिसकी वेजेस जो है 360 और 369 के बिटवीन है, और एक मजदूर ऐसा है जिसकी फिर वेजेस जो है वो 370 से 379 के बिटवीन है। ठीक है गाइस, आप अगर आप इसको टोटल भी कर लेंगे, तो आपके पास कितना आना चाहिए रिजल्ट, 25 आना चाहिए, क्योंकि टोटल जो आपके पास मजदूर हैं वो समझ लें 25 है। 3 3 6 हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 23 24 25। ठीक है, जस्ट आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना था, और क्लास इंटरवल जो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी एग्जामिनर ने, हमने उसके हिसाब से क्लास इंटरवल बनाई। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 तो हो चुका है, अब आगे हम देखते हैं। So dear students, question number 3 आपके सामने है। The mean of 4 number is 5 and the mean of 3 other number is 12. What is the mean of 7 number? So मेरा ख्याल आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चंस जो है कैसे रिलेटेड है। बेसिकली ये है आपके पास कंबाइंड मीन। ठीक है, कंबाइंड मीन का फार्मूला आपके पास हम लिख लेते हैं। कंबाइंड मीन होता है आपके पास दिस, और ये आपके पास हो गया n1 x1 का मीन, ठीक है, प्लस n2 x2 का मीन, ठीक है, और उसके बाद n1 प्लस n2 का मीन। ठीक है गाइज, सो इसके बाद आपके पास आपको यहाँ पे दिख रहा है द मीन ऑफ 4 नंबर्स। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपके पास n1 हो गया, और ये आपके पास x1 का मीन हो गया, क्योंकि अगर 4 नंबर्स का मीन 5 है। इसी तरह द मीन ऑफ 3 अदर नंबर्स, तो ये आपके पास एक तरह से n2 हो गया, और ये मीन हो गया इसका 12। ठीक है गाइज, सो अगर आप चाहें तो डेटा अपना यहाँ पे लिख लें। सो
जब हम डेटा लिखते हैं तो फिर आपके पास n1 बेसिकली आपके पास क्या है 4, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको मीन गिवन है वो है 5। ठीक है, इसी तरह आपके पास है n2, ये आपके पास 3, और मीन क्या है आपके पास। सो जस्ट फार्मूले में पुट करते हैं और फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या है। n1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 12, और ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 3 7। ठीक है, लेकिन 7 नंबर्स का पॉइंट है, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। सो आपके पास जो आंसर आएगा, सो मैं ऐसे करता हूँ, इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। ठीक है, सो मुझे कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा, 1 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो इसके अंदर सिंपल वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ है मेरे पास 4 5 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3, चाहे तो 7 लिख दें। सो आंसर इज 8। तो बेसिकली आपके पास जो मीन आया है, ठीक है गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। जी गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है, पार्ट 4 आपको क्वेश्चन 2 का। सो इसके अंदर हाउ मेनी कमेटी कैन बी फॉर्मेड आउट ऑफ 13 वुमेन्स एंड 4 मेन्स बाय टेकिंग 3 वुमेन एंड 2 मैन। एक तरह से आपने कमेटी बनानी है कितने लोगों की, 5 लोगों की। ठीक है, जिसमें से 3 औरतें हैं और 2 मर्द हैं। और ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता ही जो क्वेश्चन है ये टाइप है कम्बिनेशंस के, क्योंकि इसमें से आप चूज़ कर रहे हैं, अरेंज नहीं कर रहे। अगर यही क्वेश्चन अरेंज का होता तो फिर ये क्वेश्चन ज़्यादा परमुटेशन से। सो क्योंकि आप इसके अंदर चूज़ कर रहे हैं, आप कमेटी बना रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है कम्बिनेशंस का। ठीक है गाइस, सो कम्बिनेशंस का फार्मूला बहुत आसान है। कम्बिनेशन का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, NCR जो था आपके पास बेसिकली था n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, और n माइनस r फैक्टोरियल, यही है। ठीक है, सो इसमें से आपके पास 13 वुमेन है और 4 मैन है, और आपने चूज़ करनी है 2 वुमेन्स एंड 2 मैन्स। तो आसान है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 सॉरी, सो 13 वुमेन सही है। 13 वुमेन से कितनी लेनी है आपने लेनी है 3 वुमेन, सही है। इसीलिए देखें ये आपके पास 3 है। ठीक है, 3 वुमेन्स लेनी है, सही है। और मल्टीप्लाई बाय मैंस कितने 4, और कितने चूज करने कमेटी में कितने होने चाहिए, 2 मैंस होने चाहिए। सही है, टोटल बन गई 5 मैंस की। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 3 और 2 5, 13 और 4 17, यानी 17 बंदों में से आपने 5 की कमेटी बना दी है, जिसके अंदर 3 जो हैं वो वुमेन्स हैं और 2 जो हैं वो मैन हैं। सो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने के लिए चले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अगर हम करते हैं, ये हो गया आपके पास 13 C3। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, सही है। उसके बाद 13 - 3, ऐसे ही है। सो बेसिकली आपके पास हो जाएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये आपके पास हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। ठीक है, सो आप चाहें तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो ये ज़्यादा मुनासिब है आपके लिए। ठीक है, सो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए मैं कैलकुलेटर से लेके आता हूँ वापस से, और या कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, और मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, आप इसको चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से, चलिए यहाँ से हम करके दिखा देते हैं आपको। 13 और शिफ्ट करके ये फैक्टोरियल का निशान है। ठीक है, और फिर नीचे 3 शिफ्ट
विक्टोरियस, ठीक है। और फिर आपके पास 10 विक्टोरिया, ठीक है। और ये आंसर आपके सामने है 286, ठीक है। बट मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, डायरेक्ट किस तरह से करने हैं। ये आपके पास हो गया 13, सही है। और यहाँ पे ये देखें एनसीआर लिखा हुआ है, डिवाइड के ऊपर आपको एनसीआर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो आपने शिफ्ट एनसीआर का बटन दबाया और एन आप पहले टाइप कर चुके हैं जो कि 13 है, सी की जगह सी लिख दिया और आर की जगह आप क्या लिखेंगे 3, सो 286। सो गाइस तो मैं डायरेक्ट ही करने वाला हूँ, ये आपके पास हो गया है 286। सो यहाँ पर भी हम 13C3 की जगह लिख सकते हैं 286 मल्टीप्लाई बाय ऑन मैन है 4 और उसमें से चूज करने हैं आपने 3, 2 चूज करने, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया 6। सो यहाँ पर आपके पास आ गया 6। अब 286 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 86, यस प्लीज। अभी 286 माइनस 1716, 1716 आपके पास वेज हैं जिससे आप बना सकते हैं 1716, यही आंसर था, ठीक है गाइस। 716 वेज। सो आसान था। सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 की तरफ, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपने पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। और डेटा आपको गिवन है, फूड है, क्लॉथिंग है, रेंट, मेडिकल्स एंड अदर्स, ठीक है। सो ऐसा करते हैं, पहले इसे हम वर्टिकल शेप में लिख लेते हैं और फिर हम अपने डेटा को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पाई चार्ट के लिए आपको चाहिए एक सर्कुलर डायग्राम, ठीक है। सो उसके लिए आपको चाहिए डिग्रीज में वैल्यूज़, क्यों? क्योंकि एक सर्कल जो होता है हमारे पास 360 डिग्री में डिवाइड होता है। सो हम भी ऐसे ही करेंगे कि अपने डेटा को क्या करेंगे, डेटा को 8 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सो किस तरह से करेंगे, आसान है। सो ये आपके पास हो गया है आइटम, ठीक है। और ये आपके पास हो गया है एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फिर ये आपके पास हो जाएगा डिग्री। सो आइटम हो गया और ये एक्सपेंडिचर हो गया इसके अंदर, आर एस के अंदर, ठीक है। और ये आपके पास एंगल हो गया, ठीक है। इसका कितना हिस्सा बन रहा है ये बता देगा आप। सो सबसे पहले आपके पास है 96, फिर आपके पास ओके आइटम में आपके पास पहले आ गया फूड, फिर आपके पास आ गया क्लॉथ्स, क्लॉथिंग, फिर आपके पास आ जाता है रेंट, और फिर आपके पास आ जाता है मेडिकल, फिर आपके पास आ जाता है अदर्स, ठीक है गाइस। सो आपके पास आ जाता है 96, 32, 50, 23 और 40। सो स्टूडेंट्स ठीक है ये सब। अच्छा अब उसके बाद हमें क्या करना है, एंगल्स में कन्वर्ट करना है इसे। तो सबसे पहले तो मैं इसका से करता हूँ टोटल। सो क्योंकि एंगल्स में कन्वर्ट करने का जो होगा आपके पास करंट वैल्यू, मैं लिख लेता हूँ, सही है। आपके पास हो जाती है करंट वैल्यू, करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय
360 डिग्री। ठीक है गाइस, सो अब हम करते हैं इसे इसी तरीके से। सबसे पहले तो मैं इसे टोटल कर लेता हूँ। सो टोटल बेसिकली आपके पास क्या आएगा, कैलकुलेटर निकालें। सही। ठीक है फ्रेंड्स, आपको नज़र भी आ रहा होगा कैलकुलेटर। सो पहले हम यहाँ पर ठीक 96 प्लस 32 प्लस 50 प्लस 23 प्लस 40, आपके पास आ गया है 241। 240 ये आपके पास टोटल आ गया। ठीक है, सो अब जो हम करेंगे, एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एंगल की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, ये फ्रैक्शन ये आपके पास आ जाएगा 96 और डिवाइडेड में आ जाएगा 241 और मल्टीप्लाई बाय 360। सो ये आ गया 143.4। सो मेरा ख्याल है अभी मुझे पूरा लिख लेता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख लूँगा। सो किस तरह से लिखते हैं इसको, लिखते हैं 96 143.40। ठीक है, 96 डिवाइडेड बाय 241 मल्टीप्लाई बाय 360। सो आपके पास जो आंसर आया है वो आया 143.0। ये आपके पास डिग्री के अंदर वैल्यू आ गई। तो सारी वैल्यू ऐसे करते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 241 मल्टीप्लाई बाय 360। फिर आपके पास हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 241 मल्टीप्लाई बाय 360 और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाय 241 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, सो सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मुझे जस्ट जो चेंज करनी पड़ेगी वो कौन सी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी, ऊपर वाली वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी, जो कि मैं कर लेता हूँ 32। सो आपके पास आ गया है 47.80। 47.80। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में अगेन मैं ये वाला की दबा के और सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, इससे मेरा टाइम बच जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। सो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 74.68। 74.8। ठीक है, अब दोबारा से करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 23 34.35। ठीक है, ये डिग्री का सिंबल मैं साथ साथ लगाता जा रहा हूँ और फिर हम करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 59.75। सो गाइज अब आपने करना ये है कि सर्किल बनाना है और सर्किल आपको मालूम है वो टोटल जो होता है वो 360 डिग्री के ऊपर डिवाइड होता है और जब आप इसका सम करेंगे ये भी लगभग कितना ही आएगा, आपके पास 360 डिग्री ही आएगा। तो इन फिर सारी वैल्यूज़ को आपने सर्किल के अंदर पुट करना है। ठीक है, सो आप किस तरह से करेंगे, एक तो आपके पास हो सकता है कि वो कंपास हो। ठीक है, आप उससे घुमा के एक सर्किल बना सकते हैं और फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से आप डिग्री को मेजर करके जिसका जो एरिया बनता है, जिसका जो हिस्सा बनता है
उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्किल में, ठीक है। सो मैं किस तरह से करने वाला हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, एक सर्किल बना लेता हूँ यहाँ पर, और फिर डिग्री के हिसाब से ये सारी रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर मैं शो करता हूँ, ठीक है गाइस। सो किस तरह से सर्किल लेके आते हैं, एक मिनट है। ठीक है, यहाँ पे आप एक सर्किल देख सकते हैं। सो आप किस तरह से बना सकते हैं, या तो आप प्रकार की मदद से बना लें, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा करें, कंपास की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से बना लें। एक प्रोटेक्टर को ले बनाएंगे तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और दूसरे प्रोटेक्टर को रख के नीचे करके इस तरह से आप सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। और फिर हम इन्हें किस तरह से डिवाइड करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, सर्किल बनाता हूँ। तो ये सर्किल बन गया क्या आपके पास। चाहे तो मैं पूरा बना लेता हूँ डी के ऊपर, सही है। यानी कि समझ ले, मैंने डी की साइज़ का एक सर्किल बना लिया। ओके, सारी वैल्यूज़ भी आपको मेरा ख्याल है नज़र आ रही है, ठीक है। सबसे पहली वैल्यूज़ है 143। 143 के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ। ब्लैक की जगह ऑरेंज यूज़ करते हैं, ठीक है। 144 ये 90, 100, 110, 120 और 130 और 140। शायद आपको सही से नज़र नहीं आ रहा, बट ये 140 है। 140 के अंदर जस्ट 3, इसका मतलब ये कि यहाँ से अगर आप वैल्यूज़ लें तो ये तो बेसिकली ये पोर्शन जो आपके पास बना है, ये 143% है किसका, पूरे सर्किल का। 143 डिग्री है। ये बेसिकली आपके पास हो गया फूड, ठीक है। इसके बाद जो है आपके पास, मैं ऐसा करता हूँ, 60 डिग्री वाले को बना लेता हूँ। 60 डिग्री वाले को किस तरह से बनाता हूँ, 60 डिग्री वाले को मैं रेड से बना लेता हूँ। किस तरह से, क्योंकि 59.70 तो मैं इसको अराउंड 60 ले ही सकता हूँ। ये आपके पास हो गया है, देखें, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अगर बैकवर्ड चलूँ तो ज़रा सा अगर मैं कम कर दूंगा, ठीक है, वरना 60 भी ले लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा। ये आप इसे कह सकते हैं, ये है अदर्स, ठीक है गाइस। अब हम करते हैं, कोई और पेन ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, और उस पर हम करते हैं 47। अगर ये 143 था, 143 में अगर 7 डालेंगे तो ये सब समझे आपके पास 10 हो जाएगा। और उसके बाद मैं 40 काउंट कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब मेरा जो एंगल बनेगा वो कुछ तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोथिंग को, ठीक है। सो ये ग्रीन पोर्शन है, क्लोथिंग को शो कर रहा है। अब मेरे पास रह गए हैं रेंट और मेडिकल। कोई एक बना लेता हूँ, बाकी जो बचेगा वो दूसरा होगा। आसान कौन सा है, आसान जो है वो मेरे ख्याल से 34 कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर काउंटिंग कम होगी। और पेन भी चेंज कर लेते हैं, पेन पिंक ले लेते हैं। 1, 2, 3, 30 हो गया। इसका हाफ कर लेते हैं ताकि 35 हो जाए। इसका हाफ मेरा ख्याल है यहाँ पर आ जाएगा।
ये देखें। सो इस तरीके से आपने इसे बना लिया, तो ये आपके पास जो बना है पोर्शन, ये पोर्शन आपके पास है मेडिकल का, मेडिकल, ठीक है। और जो बाकी पोर्शन बच गया है आपका, जो बाकी पोर्शन बचा है आपका बेसिकली, वो बच गया है रेंट, जो कि है 74%, ठीक है। सो ऐसा करते हैं, तो थोड़ा सा कलर भी कर लेते हैं। तो गाइस किस तरह से दिख रहा है आपको पाई चार्ट। सो इस तरह से आपने बनाना है। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा करना चाहूँ कलर, कुछ कलर हो गया फूड के लिए, ठीक है गाइस। हाँ, ठीक है, ओके। सो फूड हो गया, उसके बाद अदर्स के अंदर मुझे जो करना है रेड करना है। ओके, थोड़ा सा ओवर है, बहरहाल मेरा ख्याल आप लोग समझ जाएंगे। मेडिकल में आपको पिंक करना है, ये पूरा पोर्शन जो है आप बेसिकली आप पिंक से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, ओके। फिर ये रेंट वाला करना है आपने, इसके लिए ग्रे ले लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके लिए ग्रीन ले लेते हैं। सो गाइस, कुछ बेहतर लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा, तो ऐसा करते सारा मिटा देते हैं। तो आप क्या करें, आपने जस्ट इनके अंदर नाम लिख दें कि ये बेसिकली जो है आपके पास ये फूड है, ये आपके पास ये आपके पास फूड, ठीक है। और ये आपके पास क्लोथिंग, ये तो लिखा हुआ ही है। और ये बेसिकली आपके पास रेंट, ये आपके पास रेंट है, ये रेंट, ये मेडिकल्स, और ये अदर्स। सो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। सो इसको ऐसा करते हैं, वर्टिकल टेबल्स में लिख लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो होंगी मीन से, जब आप उनका सम करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सो जो वैल्यूज़ हैं इसे मैं ऐसा करता हूँ, एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। और 16, 12, 14, 18, 20। सो वैल्यूज़ ठीक लिखी हैं। अब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि एज जो हमें फार्मूला गिवन है उसके अंदर
एक्स माइनस एक्स बार, और यहाँ पे जो बार है बेसिकली मीन को शो कर रहा है। सही है, और मीन मेरा ख्याल आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, सो सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करें और वैल्यूज़ का सम देख लें क्या है। ठीक है, बेसिकली है 16 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20। सो ये आपके पास बेसिकली आ गया है 80। ठीक है गाइस, 80। और उसके बाद आपने लिखना है समीशन एक्स माइनस, सो सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन मेरे पास समीशन एक्स जो है वो तो आ गया आपके पास 80 डिवाइडेड बाय वैल्यूज़ है मेरे पास 5। मेरा ख्याल है ये बन जाएगा आपके पास 5 16 ज़ा 80। ठीक है, सो मीन आपके पास 16 आया है, तो जहाँ पर एक्स बार है वहाँ पर मैं 16 लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करना शुरू करते हैं। सो एक्स माइनस 16, सो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएगी आपके पास, अगर यहाँ पर आप लिखेंगे 16 माइनस 16, फिर 12 माइनस 16, फिर 14 माइनस 16, फिर 18 माइनस 16, फिर 20 माइनस 16। ठीक है गाइज, सो ये आपके पास 0, ये आपके पास -4, और ये आपके पास -2, ये आपके पास 2, और ये आपके पास 4। ये अगर कैलकुलेशन मेरी ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। ये सिर्फ मैं सम का सम हटा देते हैं, ये सिर्फ एक्स माइनस 16 है, क्योंकि सम तो हम नीचे करेंगे इसका, अभी हमने सम इसका किया नहीं है। सो जब गाइस इसका सम करेंगे आप, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। तो -6 प्लस 6 आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। और ये बेसिकली है क्या, बेसिकली आपने सम किया है किसका, एक्स माइनस 16 का। तो ये आ गया आपके पास एक्स माइनस 16, इसका सम आपके पास 0 आ गया, और यही आपने यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 भी खत्म हो गया। तो अब हम देखते हैं पार्ट 7। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो टेकिंग 1980 एज अ बेस ईयर, कंप्यूट प्राइस रिलेटिव द फॉलोइंग प्राइजेस ऑफ वीट, और ये आपके पास फॉलोइंग डेटा है। ठीक है, सो आपको बेसिकली फार्मूला याद होगा प्राइस रिलेटिव का। ठीक है, सो अगर नहीं याद, मैं फिर भी यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राइस रिलेटिव फार्मूला। हम करते हैं जैसे शेप के अंदर है ये। ठीक है, सो प्राइस इन ईयर डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, यही फार्मूला होता है। ठीक है, सो हम फाइंड आउट करते हैं सही। सो ये आपके पास हो जाएगा बेसिकली ईयर, आपके पास हो जाएगा ईयर, हो जाएंगे आपके पास ये आपके पास 1976, फिर आपके पास 1977, 1978, 1979, 1980, और तो 1981 और 1982। ठीक है,
और प्राइस, सो ये हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है गाइस। तो प्राइस रिलेटिव का फार्मूला हम लिख लेते हैं। प्राइस रिलेटिव का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हम प्राइस रिलेटिव मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा, प्राइस रिलेटिव जो था आपके पास, आपने लेना है 1980 को एज अ बेस ईयर, ठीक है। सो 1980 को जब मैं बेस ईयर लूँगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 25। सो क्योंकि बेस ईयर प्राइस आपके पास 25, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। इसी तरह ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह ये हो जाएगा आपके पास 23 मल्टीप्लाई बाय 25 और 100। इस तरह हो जाएगा आपके पास 24 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो ये हो जाएगा 25 अपॉन 25, जो कि हमेशा 100 ही होता है, सही है। ओके, 100 ही आएगा आपके पास आंसर, बस जाएगा 26 डिवाइड 25 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 25, फिर डिवाइडेड 27 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। सो कैलकुलेटर से वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास प्राइस प्राइस रिलेटिव क्या है, ठीक है। सो वैल्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक, 21 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 84, 84। तो अब दोबारा से यहाँ पे मैं उसमें क्या चेंज करना है, 22 चेंज करना है, 88, ठीक है। और अब 22 की जगह आ जाएगा 23 और आंसर आ जाएगा आपके पास 92। इसी तरह अब आपके पास 23 की जगह आ जाएगा 24 और आपके पास जवाब हो जाएगा 96। इसी तरह आपके पास हो जाएगा 25, आपके पास हो जाएगा 100, क्योंकि ये आपके पास बेस ईयर था, इसने तो 100 आना ही था, ठीक है। उसके बाद 26, 104 के बाद 27, 108। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने क्या मालूम किया, प्राइस रिलेटिव मालूम कर लिया है। So guys, these value represent the price relative for each year with 1980s as a base year। ठीक है गाइस, सो क्वेश्चन हमारा ये जो है कंप्लीट हुआ 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अंदर परमुटेशन का क्वेश्चन है। हाउ मैनी परमुटेशंस आर पॉसिबल फॉर द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द वर्ड अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग परमुटेशन का फार्मूला याद है आपको? और परमुटेशन का फार्मूला जो है, रिपीटिंग नंबर्स के लिए क्या होता है आपके पास? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। ये बेसिकली n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल और सो ऑन। ठीक है, एन के फैक्टोरियल लिख लें आखिर में, एन के फैक्टोरियल। बेसिकली एन फैक्टोरियल तो हो जाएंगे टोटल नंबर। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेसिकली यहाँ पर एन जो है वो आपके पास 11 है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। ए कितनी दफ़ा आया है? ए आया है 1 2, तो 2। बेसिकली n1 इसे कहना चाहूँ तो n1 भी लिख सकता हूँ मैं। n1 आपके पास है a, जो कि 2 टाइम है। इसी तरह n2 वो कितनी मरतबा है? c देख लेते हैं, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट एक दफ़ा है उसे लिखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय कोई भी नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपके पास वही नंबर आ जाता है। ठीक है, सी कितनी मरतबा है? सी जो है 3 टाइम है। ठीक है, इसी तरह देखते हैं n3। ओके, ओ एक मरतबा है, चले ऐसे रहने देते हैं लिखने को। यू भी रहने देते हैं, वो भी एक मरतबा है। एन जो है वो बेसिकली 2 मरतबा है। बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन। एन आपके पास है 2 टाइम। ठीक है, और टी भी एक दफ़ा है और वाई भी एक दफ़ा है। अकाउंटिंग की परमुटेशन क्या हो जाएगी? आप चाहें तो यहाँ पे छोटा सा अकाउंटिंग लिख सकते हैं, मगर वो छोटा सा भी बड़ा हो जाएगा। अगर आप पी भी रहने देते हैं तो ठीक है। एन जो है बेसिकली आपके पास हो गया 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट और फिर 2 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब मैं ऐसा करता हूँ, इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेता हूँ कॉम्बिनेशन। कैलकुलेटर लेते हैं। कैलकुलेटर में मैंने फ्रैक्शन, ठीक है, 11 शिफ्ट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 शिफ्ट फैक्टोरियल, फिर आ गया आपके पास 3 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद अगेन 2 फैक्टोरियल। कोई नंबर बड़ा आ गया है, 1663200, 1663200। ये अकाउंटिंग के अल्फ़ाबेट्स की परमुटेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब हम करते हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो n बेसिकली आपके पास आया है वो है 9। ठीक है, अब हम देखते हैं ई कितनी मरतबा। ई एक ही मरतबा है, तो मैं इसे लिख नहीं रहा। और सी जो है वो 2 टाइम है। एक से ये है और एक से ये है, इसका मतलब सी बेसिकली आपके पास है 2 टाइम। इसे मैं कह देता हूँ n1। इसी तरह ओ भी 2 टाइम है। ठीक है, इस तरह ओ हो गया, फिर एन हो गया, फिर एम हो गया, फिर आई हो गया, फिर एस हो गया। बस यही है मेरे ख्याल से। ठीक है, और तो आपको कोई नंबर रिपीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब जब मैं परमुटेशन लिखूंगा, इसकी परमुटेशन का फार्मूला ऊपर आपको दिख रहा है। ये हो जाएगा आपके पास 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट और फिर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये आपके पास हो जाएगा फ्रैक्शन, आपके पास 9 शिफ्ट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया है आपके पास 90,720 90,720 परमुटेशंस बन सकते हैं इकोनॉमिक्स के वर्ड से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं सेक्शन सी पर। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को सेक्शन सी दिख रहा है अपनी स्क्रीनों पर। इसमें आपने 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और ईच क्वेश्चन इक्वल्स टू 7.5 मार्क्स। सो वेटेज के हिसाब से इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, सो इसके अंदर क्वेश्चन 3 जो है इसके अंदर आपने कंप्यूट करना है मीन मीडियन मॉड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो हम अपने डेटा को वर्टिकली टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सही है, आसान है। तो सबसे पहले हम मीन मालूम करेंगे। मीन का बेसिकली फार्मूला आपके पास है, मीन इसको हम एक्स बार से शो करेंगे। ठीक है, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए बेसिकली हो जाता है आपके पास समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। इसे हम एन भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर है, बेसिकली टोटल फ्रीक्वेंसी है। इसको आप जो आपको आसान लगे आपको कर सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, सो टेबल्स बनाते हैं इस डेटा का। तो ये बेसिकली आपके पास वेट्स हैं, वेट, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं एफ लिख देता हूँ। ठीक है, तो वेट आपके पास है 16, 20। ठीक है, 21 से 25 और 26 से 30 और 31 से 35 और 36 से 40 और 41 से 45। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब जस्ट हमने करना 4, 6, 8, 14, 8 एंड 6। सो इसके अंदर अगर आप देखें फार्मूले में आपको चाहिए समीशन एफ एक्स। तो बेसिकली एक्स क्या है, एक्स तो आपके पास गिवन नहीं है, बट जब आपके पास इस तरह से इंटरवल गिवन होते हैं तो आप क्या करते हैं, मिड पॉइंट की हेल्प से एक्स निकाल लेते हैं। सो मिड पॉइंट आपके पास हो जाएगा, मिड पॉइंट बेसिकली क्या होता है, दोनों वैल्यू को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास इसको मैं एक्स लिख देता हूँ अपनी सहूलत के लिए। ठीक है, सो 16 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपके पास हो जाएगा 36। 36 स्वैप करेंगे तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा 18। सही है। सो गाइस ऐसा आप मुझे बता सकते हैं एच क्या है। एच बेसिकली साइज होता है। ठीक है, क्लास साइज जो होता है वो आपके पास एच होता है। सो अब मुझे हर दफ़ा मिड पॉइंट के जरिए एक्स मालूम करने की ज़रूरत नहीं, मैं जस्ट इसके अंदर एच ऐड करूँगा और नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, यानी 18 प्लस एच। और एच बेसिकली है आपके पास 5। ठीक है, क्योंकि 21 माइनस 16 क्या होगा, आपके पास 5 होगा। सो एच हो जाएगा 18 प्लस 5। तो 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 23। ऐसा ही आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 21 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 46। 46 डिवाइडेड बाई 2 23। बट मैं इस तरह से निकाला 23, क्योंकि ये आसान है, ऐड करना आसान होता है। 23 में आप 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 28। 28 में 5 ऐड कर देंगे ये हो जाएगा आपके पास 33। 33 के बाद ये हो जाएगा 38 और फिर आपके पास हो जाएगा 43। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान है। वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सर, 41 प्लस 45 कितना हो जाएगा,
86 हो जाएगा, 86 डिवाइड बाई 2 43, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सो अब आपके पास x आ गए हैं, आपके पास f मौजूद है, तो अब आपके लिए आसान है समीशन एफ एक्स फाइंड आउट करना। ठीक, तो समीशन एफ बेसिकली हो जाएगा आपके पास एफ एक्स, तो 18 फोर्जा और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, सही कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 72, ठीक है, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर 138, 138। इसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाय 28, सही, बच गया 224, 224। फिर आपके पास 33 मल्टीप्लाई बाय 14, ये हो गया आपके पास 462। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर आपके पास 38 मल्टीप्लाई बाय 8, 304, सही है, और फिर 43 मल्टीप्लाई बाय 6, 49, ओके, 10 हो गया ये। 258 एफ आ गया आपके पास। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को पहले एफ वाली वैल्यूज को ऐड करते हैं। 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6, 46। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 46। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये कि आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने यूनिट साइड डाली है 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6, 46। ठीक है, अब हम समीशन एफ एक्स की बारी। ठीक है, सो ये आपके पास 72 प्लस 138 प्लस 224 प्लस 462 प्लस 304 प्लस 258। सो ये आपके पास बन गया 1458। ठीक है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 72, 138, 240, 224, 462 और आपके पास 304 और 358, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया है 1458। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 48। तो आपके पास जो आया है वो है 30.37। सो ये बेसिकली आपके पास क्या है, मीन आया। ठीक है, 30.37। चाहे तो आप इसको नीचे कर लेते हैं। नीचे किस तरह से कर सकते हैं कि भाई आपके पास जो मीन है बेसिकली वो आपके पास है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, या फिर एन कहते हैं इसे आप। सो ये आपके पास है 1458 डिवाइडेड बाय 48, और ये आपके पास है 30.37। ठीक है स्टूडेंट, सो इस तरीके से आपने निकाल लिया है
ओके, अब हम करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स, हमने मीन निकाल लिया। एक दफ़ा फिर से वैल्यूज चेक कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया 1458 और फिर 48। ओके, ये आपके पास 4 + 6 + 8 + 14 + 8 + 6 46। ओके, यहाँ पे थोड़ी टाइपो है, सो मैं ऐसा करता हूँ ठीक कर लेता हूँ। ये आपके पास बेसिकली है 46, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपके पास 46 और रिज़ल्ट में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। वो किस तरह से हो जाएगा, 1458 डिवाइडेड बाय 46। तो ये आपके पास आ गया है 31.69। ठीक है, 31.69। तो गाइस इस तरह से आपने इसका मीन निकाल लिया। ठीक है गाइस, तो अभी हम इसका मीडियन और मोड फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट, सक्सेसफुली आप लोगों ने देख लिया है कि मीन कैसे निकला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मीडियन हमने कैसे निकालना है। सही है, सो मीडियन का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मीडियन, ठीक है। सो गाइस इसका मीडियन का फार्मूला क्या होता है, इसको मैं टिल्डा से शो कर देता हूँ, एक्स टिल्डा से। तो बेसिकली एल होता है। ठीक है, एल प्लस और फिर आपके पास ये हो जाता है समीशन एफ डिवाइडेड बाई 2। ऐसा ही है, जो कि आपको मिडिल पोजीशन के बारे में बता रहा होता है, और फिर डिवाइडेड बाय एफ। और फिर आपके पास ये माइनस होता है, प्लस होता है, चलें से कंफर्म कर लेंगे। ये आपके पास हो जाता है सी एफ, कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी। जो आपकी मीडियन क्लास होती है उससे ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी आपने प्रोसीडिंग क्लास की लेनी है और मल्टीप्लाई बाय एच, साइज ऑफ क्लास। ठीक है, सो गाइस हम देख लेते हैं कि फार्मूले में प्लस है या फिर माइनस है। सो ये आपके पास माइनस ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम करते हैं अपना स्टार्ट। तो बेसिकली एल आपके पास यहाँ पर क्या है, एल बेसिकली आपके पास लोअर बाउंड है। सो और समीशन एफ डिवाइड बाय 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यूज़ करेंगे और एफ। सो अभी हमें जो जो दो चीज़ें चाहिए, उसमें एक आपको चाहिए लोअर बाउंड और आपको चाहिए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है गाइज, सो हम करते हैं स्टार्ट क्लास बाउंड्री से। सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री मालूम कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम मालूम कर लेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। सी एफ मीन्स कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और सी बी मीन्स क्लास बाउंड्री। सो क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका क्या होता है कि ये जो आपके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड, इनका आप क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो जो वैल्यू आपके पास आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 21 - 20 डिवाइडेड बाय 2। सो बेसिकली आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 1/2, जो कि होती है 0.5। इसका मतलब ये हुआ 0.5 आप लोअर बाउंड से कम करेंगे और लोअर लिमिट से कम करेंगे और अपर लिमिट्स में आप ऐड कर देंगे। तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली क्या होगा, वो आपके पास हो जाएगा क्लास बाउंड्री। ठीक है, सो क्लास बाउंड्री के लिए पहले आपके पास 0.5 का डिफरेंस आया, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास हो जाएगा 15.5 और ये कितना हो जाएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे 20.5। ठीक है, सो एच बेसिकली था आपके पास, एच बेसिकली है 5। सो 5 का एच जो निकला है वो आपके पास हो जाएगा 20.5 और ये आपके पास हो जाएगा 25.5। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 30.5। ठीक है, सो फिर आपके पास हो जाएगा 35.5। ठीक है गाइस, और ये आपके पास हो जाएगा 40.5। ठीक है, सो गाइस ये क्या हो जाएंगे आपके पास, जो जो वैल्यू लिखी हुई वो मैं लिख देता हूँ, 25.5। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 30.5 और ये आपके पास हो जाएगा 35.5 और ये आपके पास हो जाएगा 40.5 और ये आपके पास हो जाएगा
45.5। ठीक है स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट जो थी उसमें आपने 0.5 माइनस कर दिया, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया। इस तरह जो आपके पास इंटरवल आया वो एक तरह से आपके पास क्लास बाउंड्री है। ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आसान है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपके पास बिल्कुल सेम लिखी जाएगी। ठीक है, और बाकी किस तरह से आएंगी, ऐड करके आएंगी। सो 4 + 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 4 + 6 हो जाएगा 10। सो 10 + 8, सो मैं यहाँ पे से इस तरह से बता सकता हूँ 10 + 8, 10 + 8 हो जाएगा आपके पास 18। ठीक है, 18 + 14 या क्या हो जाएगा 32, और 32 + 8 आपके पास हो जाएगा 40, और 40 + 6 46। तो गाइज इस तरह से देखा आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बना ली। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए फर्स्ट जो है आपके पास बेसिकली ये 4 जो है बेसिकली ये आपके पास एज इट इज़। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया है, ऐड किए हैं। आपने ऐड किया 4 + 6 10 हो गया, फिर आपने ऐड किया 8 + 10 14 हो गया, फिर आपने किया 14 + 18 32 हो गया। ठीक है, फिर आपने ऐड किया 8 + 32 तो आपके पास 40 आ गया, फिर आपने 40 में 6 ऐड करा तो आपके पास 46 आ गया। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपके पास ये रिजल्ट आ गए। अब हम अपना करते हैं, ऐसे करते हैं फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले मैं अपनी टारगेटेड रो फाइंड आउट करता हूँ। सो कौन सी मेरी टारगेटेड रो है जिसमें मुझे क्या मिलेगा, मीडियन मिलेगा। सही है। सो आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, समीशन एफ जो है उसको बेसिकली मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से। ओके, तो फिर से चेंज करते हैं हमारे। सो मीडियन की पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 को। सो ये जो पोजीशन आएगी यहाँ पर कहीं मेरा पास मीडियन होगा, तो ये बेसिकली आपके पास हो गया 46 डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास आ गया है 23। सो अब हम देखते हैं मुझे 23 पोजीशन जो है ये कहाँ पर मिल सकती है। तो इससे हेल्प मिलेगी मुझे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मुझे बताएगा कि आपके पास टारगेटेड रो कौन सी है जहाँ पर आपको मीडियन मिलेगा। सो 4 10 18 32, सो 18 और 32 के बिटवीन आ रहा है 23। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो टारगेटेड वो ये है। चेंज हो गया ये 32। ठीक है, चाहे तो हम इसे को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, सो ये मेरे पास बेसिकली क्या है, मेरी टारगेटेड रो है, इसके अंदर मुझे मीडियन मिलेगा और इसके हिसाब से मैंने डेटा अपना फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो एल बेसिकली आपके पास क्या है, लोअर बाउंड है। ठीक है, सो लोअर बाउंड है तो मैं एल की जगह क्या लिख दूंगा। ठीक है, सो बेसिकली एल जो है मेरे पास हो जाएगा 30.5, फिर प्लस समीशन एफ डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ जो कि 23 है। ठीक है, माइनस, नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, सो सी एफ बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो आपके पास आपने लिखनी है ऊपर वाली। ठीक है, सो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बेसिकली आपके पास है दिस 18। सो ये आपके पास सी एफ है। 18 और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास क्या होगी वो भी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बेसिकली आपके पास होगी 14। सो
तो 40 और मल्टीप्लाई बाय एच बेसिकली आपके पास है 5k। ठीक है स्टूडेंट। सो अब मैं बस ऐसा करता हूँ कि कैलकुलेटर से मैं ही वैल्यूज पुट कर लेता हूँ और सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सो ये आपके पास हो जाएगा 30.5 प्लस 23 माइनस 18 कितना हो जाएगा 5। ठीक है 5 इज द 25 डिवाइड बाय 14। सो ये आपके पास 5 हो जाएगा और ये 5 मल्टीप्लाई के 25 हो जाएगा। सो निकाल के देखते हैं। 30.5 प्लस 25 ये मैं से ऐसे ही कर देते हैं जैसे लिखा हुआ है 5 इंटू 5 और डिवाइड बाय 14। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ चुका है 32.28। सो आपके पास बेसिकली मीडियन क्या आ गया है 32.8। तो गाइस इस तरह से आपने क्या किया मीडियन मालूम कर लिया। ठीक है अब हम मालूम करने वाले हैं मॉड। तो लगभग मॉड का फार्मूला भी कुछ इस तरीके से ही होता है। ठीक है और मॉड बेसिकली होता क्या है हमने देखा है कि जो हाई फ्रिक्वेंटली वैल्यू जो होती है आपके पास वो मॉड कहलाती है। यानी जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मतलब हाई होती है हाई फ्रिक्वेंसी जिसकी होती है वो आपके पास क्या होती है मॉड होती है। ठीक है और अब हमने देखना है कि ग्रुप डेटा में आपने किस तरह से उसको निकालना है। ठीक है सो ये एक्स कैप इजिकल्स टू ये मेरे ख्याल से एल ही होता है प्लस 2 टाइम एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 और माइनस एफ एम प्लस 1। सो एफ एम का मतलब क्या हो गया है यहाँ पे देखिए। सो एफ एम का मतलब क्या है बेसिकली वो मोड क्लास सही है वो एफ एम हो जाएगा। एफ एम माइनस 1 का मतलब वो फ्रिक्वेंसी जो मोड क्लास से ऊपर है और एफ एम प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा वो मोड जो कि मोड क्लास के नीचे जो अभी हम देखेंगे तो हमें और आइडिया हो जाएगा। सो हो जाएगा एफ एम माइनस एम माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स ये फार्मूला है और इसके अंदर एक चीज़ मेरा ख्याल है भूल गए हम लोग वो है एच। तो इस तरीके से हमने मॉड फाइंड आउट करना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास मॉड क्या है। यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास मॉड वाली क्लास कौन सी है क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी क्या है 14। तो इत्तेफाक से जो मीडियन की क्लास थी वही आपकी मोड की क्लास भी है। ठीक है हो भी सकता है कि अलग हो और सेम भी हो सकता है। सेम तो आप लोगों ने देख लिया इस क्वेश्चन के अंदर कि जो मीडियन की क्लास थी ये जो मीडियन की क्लास है आपके पास बेसिकली वही आपके पास मोड की क्लास है क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या है 14 है। ठीक है सो लोअर बाउंड लिख लेते हैं हम लोग। ये लोअर बाउंड आपके पास बेसिकली क्या है जैसे कि उसमें लिखा हुआ था 30.5 फिर प्लस और मोड क्लास कितनी है आपके पास 14 माइनस आपके 14 से ऊपर ये आपके पास क्या हो जाएगी एफ एम माइनस 1। ठीक है क्योंकि ये आपके पास एफ एम प्लस 1 कौन सी हो जाएगी आपके पास एफ एम प्लस 1 8 हो जाएगी। देखते हैं एफ एम माइनस दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 14 -8 तो इत्तेफाक है कि आपके पास जो है एफ एम माइनस 1 भी 80 है एफ एम प्लस 1 भी 80 है। यानी कि जो मॉड क्लास है आपके पास उससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी भी वो भी आपके पास 8 है और उससे नीचे वाली फ्रिक्वेंसी भी आपके पास 8 है जैसे कि डेटा में दिख रहा है। ये देखें ये 14 जो था बेसिकली ये आपके पास मॉड था और उसकी प्रोसीडिंग क्लास और फॉरवर्ड क्लास दोनों बेसिकली आपके पास 8 8 हैं।
ठीक है। सो ये जैसे हमने फार्मूले में पुट कर दिया, और एच बेसिकली आपके पास 5 है, ठीक है। और बस अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ करें, यहाँ करें, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो ये बेसिकली हो जाएगा 30.5 प्लस और ब्रैकेट, और यहाँ पे पास हो जाएगा 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 14 माइनस 8 ब्रैकेट और मल्टीप्लाई बाय 5। एच बेसिकली आपके पास 5, जस्ट जो फार्मूला लिखा हुआ था वही मैंने कैलकुलेटर के अंदर सब्स्टिट्यूट किया है। और अब आप आंसर देखते हैं हम लोग, हमारे पास आंसर आया है 33। सो मोड आपने इस तरीके से फाइंड आउट किया। So, इस तरह से आपने मीन मीडियन मोड फाइंड आउट किया है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, ग्रुप डेटा का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, सो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 2011 एज अ बेस ईयर, और लेट्स पेयर्स पार्शियस और फिशर्स इंडेक्स नंबर आपने मालूम करना है। सो यहाँ पर उन्होंने आपसे कहा है कि 2011 को एज अ बेस ईयर लें। अगर वो नहीं भी कहते तो जो ईयर्स आपके पास पहले है वो आप उसको बेस ईयर खुद ले लेते हैं, ठीक है। सो फार्मूला आप लोगों को याद होगा, ये बेसिकली वेटेड इंडेक्स नंबर का फार्मूले हैं, ठीक है। सो लेट्स ईयर को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो वो था बेसिकली क्या था, समीशन। ये तो आपको पता है, ये प्राइस क्वालिटी डिवाइड बाय समीशन प्राइस क्वालिटी। आपको याद होगा ये क्यू जो है ये बेसिकली क्या है, ये आपके वेट है। सो इंडेक्सेस किस तरह से देनी है, इंडेक्सेस का मतलब यानी इनके नीचे जो नंबर लिखते हैं वो किस तरह से लिखने हैं। लास्ट ईयर का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप क्या क्या करें, इसको याद रख लें 1000 से, किससे, 1000 से, डेट सेट। सो आपने यहाँ पे 1 0 0 0 डेट सेट। सो इस तरह से आपने ये जो लेस्फियर्स का फार्मूला है ये याद कर लिया। इसी तरह पार्शियस का जो फार्मूला होगा वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, समीशन ई क्यू, सही है, समीशन ई क्यू। अच्छा, आपको ये पता है, ये तो आपके पास आपको पता है करंट होता है, और ये बेस होता है सिंपल इंडेक्स नंबर में भी। तो क्योंकि यहाँ पर देखें जो वेट यूज़ हो गया है वो बेस क्वांटिटी का यूज़ हो चुका है, सही है ना, बेस एयर यूज़ हो चुका है। सो डेफिनेटली पार्शियस के अंदर बेस तो यूज़ नहीं होगा, फिर क्या पार्शियस में करंट यूज़ होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है गाइज। सो अब जबकि ये चीज़ें आपके पास हैं, तो अब हम क्या करते हैं, टेबल्स बना लेते हैं। क्योंकि ये आपके पास हो जाएगा पी नोट, और ये आपके पास हो जाएगा क्यू नॉट। इसी तरह ये आपके पास हो जाएगा P1, और ये आपके पास हो जाएगा Q1, ठीक है। इन्हें स्मॉल में लिख लिएगा फार्मूले में ताकि आसानी हो जाए, सही। सो अब मैं ऐसा करता हूँ, ये टेबल जो है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और ताकि टाइम बच जाए। सो जस्ट अ सेकेंड। जी स्टूडेंट्स, ये टेबल मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम थोड़ी सी लेबलिंग कर देते हैं। ये आपके पास हो जाएगा पी नोट, और इसे मैं कह देता हूँ क्यू नोट, इसे कह देते हैं P1, और इसे हम कह देते हैं Q1। सो अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होगा टेबल्स के अंदर, P1 Q नॉट, P नॉट Q नॉट, P1 Q1, P नॉट Q1। सो वैसे यही टेबल हम बना लेते हैं, और फिर कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, तो अब मैं लेबलिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे चाहिए P1 Q नॉट, और फिर P नॉट Q नॉट,
P1 Q1 P0 Q1, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम अपने अपने आंसर लिखते हैं। सो कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से हम कर लेते हैं काम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले P1 और Q0, सो यानी ये कॉलम और ये वाला कॉलम मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 7.10, तो 1704 1704, थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1704, ठीक है। सो फिर आ जाएगा 185 मल्टीप्लाई बाय 4.90, तो आंसर आपके पास आ गया है 906.5, सो हम लिख लेते हैं 906.5, ठीक है। सो तीसरा कॉलम 315 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 630, ठीक है। सो अब आ जाता है P0 Q0 मल्टीप्लाई करते हैं, सो यानी ये कॉलम आपका हो जाएगा और ये कॉलम हो जाएगा, सो ये पे पास हो जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई बाय 240, सो 1584, ठीक है। उसके बाद 4.15 मल्टीप्लाई बाय 185, आंसर 76775, 76775, सही। उसके बाद 1.25 मल्टीप्लाई बाय 315, 393.75, 393.75, ठीक है गाइस। सो अब P1 Q1 की बारी है, ठीक है। P1 Q1, सो ये आपके पास बेसिकली P1 है और ये आपके पास Q1 है। सो अब हम करते हैं 7.1, ज़ीरो कर लें बेशक, या ज़ीरो नहीं भी लिखें तो भी ठीक है, 330, तो ये आपके पास आ गया है 2343, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास हो गया है 4.9 मल्टीप्लाई बाय 210, तो ये आपके पास हो गया है 1029, ठीक है गाइस। अब जो है लास्ट कर लेते हैं P1 Q1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 645, सो ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 345 690, सो कर लेते हैं 690, ठीक है गाइस। अब रह गया है आपके पास P0 और Q1, यानी फर्स्ट कॉलम और ये लास्ट कॉलम। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट लिखना है, तो लिखते हैं। तो आपके पास हो जाएगा 6.60 मल्टीप्लाई बाय 330, ठीक है। ये हो गया 712178, 2178, तो 2010 मल्टीप्लाई बाय 4.15, 871.5, 871.5,
ठीक है, और ये हो गया 1.25 मल्टीप्लाई बाय 345 431.25 431.25। ठीक है गाइस, सो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इन्हें सम कर लेते हैं और बस फिर हम फार्मूले में अपना पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। सो सबसे पहले 1704 प्लस, इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं कैलकुलेटर को। ठीक है, 170 प्लस 96906.5 प्लस 630। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा आपके पास 3240.5। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 1.84 प्लस 767.75 प्लस 393.75। ठीक है गाइस, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2745। ये हो गया 2745.5। ठीक है, और इसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2343 प्लस 1029 प्लस 690। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4060 4062। सो नेक्स्ट है आपके पास 2178 प्लस 871.5 प्लस 43125। ठीक है गाइस, सो आंसर आ गया आपके पास 3480। तो अब हम निकाल लेते हैं ABC। ठीक है, तो नीचे करते हैं थोड़ा सा ऐसे। तो अब हम ये निकाल लेते हैं इसे थोड़ा सा साइज को। ठीक है, सो ये किसके बराबर है बेसिकली, L समीशन PQ समीशन PQ। सो 1000 लिख देते हैं इसके नीचे। ठीक है, सो अब देख लेते हैं, ये आपके पास था ये आपके पास था 3240.5 डिवाइडेड बाय 745.5। कैलकुलेटर करके देखते हैं। ठीक है, 3240.5 2745.5। ओके, फार्मूले में एक चीज़ आप भूल गए हैं लिखना, वो अभी हम लिख लेते हैं। वो था मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 118
0.02। ठीक है। सो इसी तरह अब हम करते हैं पार्शियस, पार्ट बी जो है क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैं साइज का बढ़ा के ऐसे कर देता हूँ 20। ठीक है गाइज, तो ये आपके पास हो गया पार्शियस, ये आपके पास हो जाए। तो इसमें जो वेट होते हैं ये बेसिकली कौन से होते हैं? करंट होते हैं, सही है। पी समीशन पी, ये तो आपको मालूम ही है, सिंपल इंडेक्स इस तरह से निकलता है प्रेजेंट इंडेक्स, और जब वेट लगा देते हैं तो फिर ये लेश पेयर पार्शियस ये फिशर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम करंट यूज़ करते हैं सो ये करंट आ गया। ठीक है, सो ये हम कैलकुलेट तो मैंने पहले ही किए में। सो ये आपके पास हो गया 4062 डिवाइडेड बाय 3480 और मल्टीप्लाई बाय, मुझे ये जो है कुछ थोड़ा सा यहाँ पर भी 100 लिखना चाहिए और यहाँ पर भी 100 लिखना चाहिए। ठीक है गाइज, सो कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 4260 और 3480 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास आ रहा है 122.41। ओके, यहाँ पे शायद आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.41। ठीक है, और फिशर मालूम है, फिशर सबसे आसान है। ठीक है, सो किस तरह से आसान है वो? क्योंकि वो दोनों का प्रोडक्ट होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, सो गाइस फिशर एफ से लिखेंगे और उसके बाद जस्ट कर देंगे एल मल्टीप्लाई बाय पी। सो एल और पी बेसिकली आपके पास हैं। सो पी जो है यहाँ पे ना दिख रहा है मुझे 122.41 मल्टीप्लाई बाय, और फिशर जो लास्ट पेयर हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है 118.02, 118.02। सो करके देखते हैं, कैलकुलेट स्क्वायर रूट 118.02 मल्टीप्लाई बाय 112.41। ठीक है गाइस, सो ये आपके पास आ रहा है 120.19। सो गाइस इस तरीके से हमने लेस पेयर पार्शियल ऑफ फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपने भी शायद कैलकुलेशन की हो, तो मैं यहाँ पर 0.75 लिखना भूल गया हूँ। ये 0.25 और 0.5, 0.75 लिखना मैं भूल गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन के अंदर चेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि ये आपके पास हो जाएगा 0.75। और फिर जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा 0.62 बाय 3480.75 और मल्टीप्लाई बाय 100। सो आपके पास बेसिकली जो आंसर आएगा वो आएगा 116.5
69%। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो यही चेंजिंग फिर मुझे ज़ाहिर है फिशर के अंदर भी करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास है 16.69। तो फिर कैलकुलेटर करते हैं दोबारा से, और ये आपके पास आंसर मल्टीप्लाई बाय 108.02। तो ये आपके पास आ गया है 117.35। 117.35। ठीक है, सो इस तरीके से हमने फिशर इंडेक्स भी मालूम कर लिया है। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली आपके पास, ओके, सो टू बैलेंस डाइस आर रोल्ड टुगेदर, सैम्पल स्पेस मालूम करें, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ बोथ द डाइसेस इज 11। ठीक है, उनका सम जो हो वो 11 आ रहा हो दोनों डॉट्स का। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द बोथ द डाइस। सो 3 क्वेश्चन है सैम्पल स्पेस के। ठीक है, करते हैं। तो गाइज ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है सैम्पल स्पेस, देखें यही पॉसिबल हैं, जो कि आप अगर 2 डाइस जो हैं रोल करें तो यही आउटकम आपके पास पॉसिबल है। इन्हें हम क्या करते हैं, सैम्पल स्पेस की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो सैम्पल स्पेस की फॉर्म हम किस तरह से लिखते हैं, हम एक कर्ली ब्रैकेट बना दें। ठीक है, तो जो भी आउटकम पॉसिबल है वो हम लिख लेते हैं। तो देखें फर्स्ट में क्या आ सकता है, पॉसिबल है हमारे पास 1,1, इसी तरह 1,2, इसी तरह 1,3। ठीक है गाइस, इस तरह 1,4, 1,5 और 1,6। फिर सेकेंड रो में 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ठीक है, इसके बाद 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ठीक है, इसी तरह 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। इसी तरह 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। ठीक है, लास्ट में जो पॉसिबल है 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो गाइज ये आपने देखा कि हमने किस तरह से सैम्पल स्पेस बना लिया है। ठीक है, अब आपने पार्ट बी के अंदर प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस बोथ द डाइस विल 11। तो गाइज अगर आप देख सकते हैं, अगर आप इसका सम करें 2 + 2 का तो 4 होगा। ठीक है, अगर आप इसका सम करें तो ये क्या होगा, 5 हो जाएगा। अगर इसका सम करें तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इसका सम करें तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका सम करें तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 और 2 7 हो जाएगा। सो कौन से ऐसे 2 डाइस हैं जिनका सम करें तो 11 होगा। तो वो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो आपके पास हो जाएगा ये, सही है, 6, 5, 11, और दूसरा आपके पास ये वाला 6, 5, 11। ठीक है, एक तरह से आपके पास ये 2 नंबर है, 5, 6, 6, 5, 11। सो पार्ट बी के अंदर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो
ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे नीचे लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ। तो ठीक है गाइस, सो आपको तो गाइस ये सम ऑफ डॉट्स जो हैं, ठीक है, तो आपने देख लिया बेसिकली ये एक तो 5 6 सकता है फर्स्ट डॉट के ऊपर 5 आ जाए, सेकेंड डॉट के ऊपर 6 आ जाए, ठीक है। इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि फर्स्ट डाइस के ऊपर 6 आ जाए और सेकेंड डाइस के ऊपर 5 आ जाए। तो बस इन दोनों का सम ही आपके पास क्या है, बेसिकली 11 हो रहा है, ठीक है। सो आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का बेसिकली फार्मूला होता है सम ऑफ 11। अगर मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 11, या फिर इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देते हैं, क्योंकि ये समझिए मेरे पास जो कंडीशन है ये ए के बराबर है, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम सही है और टोटल आउटकम। सो फेवरेबल आउटकम्स को किस तरह से लिखते हैं और टोटल आउटकम्स किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर इसकी हम निशानदेही देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो आप ए लिख लें या फिर ये कंडीशन लिख लें, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ए नहीं लिखना चाह रहे तो हम इसे लिख लेते हैं सम इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। सो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो सिंपल ए भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाता है, एन ऑफ ई लिख लें या एन ऑफ ए लिख लें। सो मैं ए लिख लेता हूँ, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। सो बेसिकली इसका मतलब है फेवरेबल आउटकम कितने पॉसिबल हैं, और इसका मतलब होता है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आपने पीछे देखें कितने टोटल आउटकम बेसिकली आपके पास है 36, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स सिर्फ आपके पास 2 हैं। तो इस तरह से आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आई है 1/18, ठीक है। चाहे तो इसको आप पॉइंट्स में लिख दें, बहरहाल मैं इसको फ्रैक्शन के अंदर ही छोड़ रहा हूँ। सही है, पार्ट सी देखते हैं। जी स्टूडेंट, इसके अंदर देखें आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑफ डॉट्स ऑन बोथ डाइस। सो यहाँ पर अगर आप हम इसे ऊपर लेके जाएं अपने इसको, यहाँ पे सेम नंबर देखें कितने डॉट्स पर आ सकते हैं, कितना पॉसिबल है। एक तो ये है आपके पास, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा और छठा। सिर्फ ये 6 पॉसिबल आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें आपके पास दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आ जाए। इसके अलावा तो देखें आपको कोई नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप कर सकते हैं इसे, ये जो लाइन है बेसिकली ये। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, कितने पॉसिबल हैं? तो सेम डाइस, इसको इसको अब इसको इस मतलब मैं ए ही लिख लेता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो गेटिंग द, ए क्या है बेसिकली, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज द गेटिंग द सेम नंबर ऑन डॉट्स ऑन बोथ द डाइस, ठीक है। सो अब ये आपके पास हो जाता है एन ए डिवाइडेड बाय, तो एन ए आपको मालूम है कौन कौन से हो सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ठीक है गाइस। सो ये आपके पास हो जाएगा 6/36। सो ये आपके पास हो जाएगा 1/6। सो ये आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। सो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन जो है वो करने वाला रह गया है। तो गाइज इसी ईयर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेसिकली आया है और के साथ, यानी चाहें तो आप इससे पहले वाला क्वेश्चंस कर लें या फिर आप ये वाला क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। सो जो सा भी आपको आसान लगे और जो आपको आता हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप बैग कंटेन 4 वाइट 6 ब्लैक बॉल, 3 balls are drawn at random, find the probability of getting ए बी सी। ए जो है 2 वाइट बॉल्स एंड 1 ब्लैक बॉल्स, बी जो है 3 वाइट बॉल्स एंड सी जो है 3 ब्लैक बॉल्स। सो गाइस किस तरह से करना है इसके अंदर, तो सबसे पहले तो आप बता दें कि ए क्या है। बेसिकली ए हम कह देते हैं कि ए जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
2 वाइट्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स है। इसका मतलब ये है कि 3 बॉल तो आपने चूज़ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फार्मूला इसके अंदर आपको याद होगा कि हम NCR यानी कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो NCR, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे टोटल कितनी है, 4 और 6, 10 बॉल है, तो इसका मतलब ये हो गया 10C3। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो 10C3 कितनी है, फिर इसमें से हम अपने कंडीशंस बनाएंगे ABC के हिसाब से, ठीक है। सो मैं ऐसा करता हूँ, इसे उठा के ओके, ठीक है। सो ये बेसिकली मैं कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेता हूँ। कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके हम लिख लेते हैं सो 10 10 शिफ्ट C3, आंसर 120, ठीक है। सो ये तो मेरे पास आ गए हैं टोटल आउटकम्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है, अगर ये ए है, इसको मैं अगर ए से शो कर रहा हूँ, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी ये फेवरेबल आउटकम NA और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सो एक तरह से मेरे पास ये जो आ गया है, ये टोटल आउटकम आ गए, सही है, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम किस तरह से निकाल सकता हूँ मैं, फेवरेबल आउटकम बिल्कुल निकाल सकते हैं, जिसे मैं कहूँगा NA। बेसिकली वो किस तरह से हो जाएगा, वो आपने 2 वाइट बॉल्स, सही है, 2 वाइट बॉल्स मल्टीप्लाई बाय 1 ब्लैक बॉल्स, आउट ऑफ 4 वाइट बॉल्स से आप उठाएंगे 2 वाइट बॉल्स और 6 ब्लैक बॉल्स से उठाएंगे आप 1 ब्लैक बॉल्स। तो इस तरीके से आपके पास फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे, और ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ठीक है। सो कैलकुलेटर से करते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा 4 शिफ्ट C2, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 6 शिफ्ट C1, सो ये आपके पास आ गया 36। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने आए आपके पास, 36। सो अब कैलकुलेट करते हैं इसे, ये आपके पास हो गया 36 डिवाइडेड बाय 120, और अब देखते हैं कैलकुलेट से हमारे पास क्या जवाब आता है, 36 डिवाइडेड बाय 120, सो 3/10। सो आपके पास जो आंसर आया है वो आया है 3/10। So probability of getting 2 white ball and 1 black balls is 3/10। सो पार्ट बी की तरफ चलते हैं, 3 वाइट बॉल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टोटल आउटकम्स तो सेम ही रहेंगे हमारे पास, जो कि है 120, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स वो भी चेक कर लेते हैं, उसको हम एन इस मतलब बी कह देते हैं, समझे, इसके निस्बत से मैं इसको बी कह रहा हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 वाइट बॉल जो है वो इवेंट बी है। सो एन बी फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके पास, सबसे पहले C3, ठीक है। किसमें से वाइट बॉल है, वाइट बॉल मेरे पास जो टोटल वाइट बॉल्स थी वो देख लेते हैं कितनी है, 4 वाइट बॉल है, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 6C0, क्योंकि 3 ही बॉल तो चूज़ करनी थी मुझे, ठीक है। सो इस तरीके से 3 और 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो 4C3 4 शिफ्ट C3 मल्टीप्लाई बाय 6C0, जो कि 1 होता है, तो 4C3 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है गाइस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास हो जाएगी, बेसिकली आपके पास हो जाएगी NA NB डिवाइडेड बाय NS, 4 आवर, ये आपके पास हो जाएगा 120, ठीक है। ओके, सो ये आपके पास बेसिकली हो जाएगा 130।
सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 वाइट बॉल्स। ठीक है, आप जो है 10 बॉल में से 3 बॉल चूज करें और तीनों वाइट्स हों तो उसके चांसेस 1/30 हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट सी, जो कि है 3 ब्लैक बॉल्स इन द सेम पैटर्न वी विल डू इट। ठीक है गाइस, सो टोटल आउटकम्स जो है मेरे पास NS, वो तो हम पीछे काउंट कर चुके हैं, वो तो 120 ही है। सो NC जो है वो हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, वाइट बॉल कितनी थी? 6, बल्कि वाइट बॉल थी 4, जो कि आपने चूज़ नहीं करनी। वाइट बॉल से कोई आपने बॉल सेलेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो वहाँ से 0 हो जाएगा। और ब्लैक बॉल से आपने बेसिकली करनी है 3 बॉल सेलेक्ट, सो इस तरह से। ठीक है, सो कैलकुलेटर से हम करते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 6C, चले 4 शिफ्ट C 0 मल्टीप्लाई 6C3, और ये आपके पास आ गया 20। ठीक है गाइज, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ C बेसिकली है गेटिंग ब्लैक बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, सो ये आपके पास हो जाएगा NC डिवाइडेड बाय N। फेवरेबल आउटकम्स कितने? 20 हैं। टोटल आउटकम कितने हैं? 120। सो ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास 1/6। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली है, और ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया 2014। अगर इसमें कहीं आपको टाइपो या कैलकुलेशन मिस्टेक नज़र आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको ठीक है फिर ख़त्म करते हैं इस लेक्चर्स को। फिर आप नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर से हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला।